हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ESIC की जो एग्जाम होने वाली है, कौन सी पोस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए जो एग्जाम होने वाली है, उसके लिए जो स्पेशल क्लास की सीरीज स्टार्ट किए थे उसका थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले जो आपके ESIC नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए, वही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इसके पहले हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीटेड हुआ है, तो वो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच हिपेटाइटिस मार्कर कैन बी यूज टू डायग्नोस एक्यूट हिपेटाइटिस बी। तो देखिए हमें क्या करना है, एक्यूट हिपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस करना है, तो कौन सा हिपेटाइटिस मार्कर यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए HbCAg, ऑप्शन बी एंटी-HbC, ऑप्शन सी HbSAg, ऑप्शन डी HbEAg। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें एक्यूट हिपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए हमें एंटी-HbC यूज करना पड़ता है। ओके, कौन सा मार्कर यूज करेंगे, एंटी-HbC। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था, ऑप्शन बी एंटी-HbC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाबोलिक एसिडोसिस विथ हाई अनाइन गैप। ओके, तो देखिए दोस्तों, पेशेंट ऐसा है जिसमें मेटाबोलिक एसिडोसिस है और उसमें हाई अनाइन गैप भी प्रेजेंट है, तो वो कौन सी कंडीशन रह सकती है। ओके, तो ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी कीटो एसिडोसिस, ऑप्शन सी मिथेनॉल पॉइजनिंग, ऑप्शन डी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ओके, तो देखिए दोस्तों, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस मतलब RTA बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो RTA का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 1 या फिर क्लास 2 में डिस्कस किए थे। अगर वो ये डिटेल में समझना है RTA के बारे में तो वो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। तो देखिए, जो इसका आंसर क्यों RTA रहेगा या फिर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस रहेगा, क्योंकि इसमें RTA में नॉर्मल अनायन गैप होती है। ओके, क्या होता है, नॉर्मल अनायन गैप होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें हाई अनायन गैप पूछा गया था, तो इसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नीचे दिया गया हुआ कौन सा डिसीज ऐसा है कि जो वेक्टर बॉर्न डिसीज नहीं है। तो ये वेक्टर बॉर्न डिसीज मतलब क्या होता है, बेसिकली जो डिसीजेज लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, वेक्टर यूज कर सकते हैं। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर बोल सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ह्यूमन को अगर ट्रांसमिट हो रहा है, ओके, डिसीज कैसा ट्रांसमिट हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू, मतलब वेक्टर थ्रू अगर ह्यूमन को ट्रांसमिट हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बॉर्न डिसीज बोलेंगे। ओके, तो वेक्टर बॉर्न डिसीज में सच एज क्या क्या रह सकता है, एज लाइक वेक्टर कौन से रह सकते हैं, एज लाइक मॉस्किटो हो गया, फ्लाइज हो गया, लाइसेस हो गया, टिक्स हो गया, इस टाइप के वेक्टर्स रह सकते हैं। ओके, तो हमें क्या पूछा गया है कि कौन सा वेक्टर बॉर्न डिसीज नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, ये वेक्टर बॉर्न डिसीज है दोस्तों। फिर उसके बाद में डेंगू फीवर, डेंगू फीवर भी मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, ये भी वेक्टर बॉर्न डिसीज है। फिर उसके बाद में काला आजार, काला आजार भी वेक्टर बॉर्न डिसीज है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन डी दिख रहा है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। तो देखिए दोस्तों, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जो है ना, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से स्प्रेड होता है। ओके, कैसा होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से स्प्रेड होता है और इसका मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, नेजेरिया मेनिंजाइटिडिस है। ओके, क्या है, नेजेरिया मेनिंजाइटिडिस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या था, ऑप्शन डी मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ मिक्स एडिमा कोमा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देखिए यहां पर कंडीशन कैसी है, मिक्स एडिमा कोमा की है। ओके, तो बेसिकली हमें यह समझना होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के पहले यह समझना होगा दोस्तों कि मिक्स एडिमा कोमा क्या होता है। तो देखिए, जब हमारे बॉडी में थायराइड प्रेजेंट रहता है, थायराइड हार्मोन प्रेजेंट होता है, तो अगर थायराइड का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर थायराइड का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली दोस्तों दो टाइप का होता है। एक होता है क्रेटिनिज्म होता है और सेकंड क्या होता है? मिक्स एडिमा होता है। ओके, क्या होता है? एक क्रेटिनिज्म होता है और एक मिक्स एडिमा। तो ये क्रेटिनिज्म क्या है और मिक्स एडिमा क्या है? अगर इन्फेंट या फिर एम्ब्रियो में अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेटिनिज्म बोलेंगे। इन्फेंट या फिर एम्ब्रियो में अगर बेसिकली वो थायराइड हार्मोन अगर डिक्रीज हो जाता है तो इन्फेंट में या फिर जो चिल्ड्रन में, ओके, चिल्ड्रन में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? क्रेटिनिज्म बोलेंगे। ओके, लेकिन अगर अडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग मिक्स एडिमा बोलते हैं। ओके, तो मिक्स एडिमा की क्या कंडीशन हुई है? यहां पर मिक्स एडिमा कोमा हुआ है। ओके, मिक्स एडिमा क्या हुआ है? कोमा हुआ है। तो मिक्स एडिमा कोमा का मीनिंग क्या हो जाता है? सीवियर हाइपोथायराइडिज्म रहता है। ओके, क्या रहता है इसमें? सीवियर हाइपोथायराइडिज्म रहता है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसका जो मेंटल स्टेटस है, मेंटल स्टेटस डिक्रीज हो जाता है और उसके बाद में पेशेंट को हाइपोथर्मिया भी हो जाता है। ओके, क्या होता है? हाइपोथर्मिया भी हो जाता है और बाकी भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि स्लोइंग ऑफ फंक्शन, लाइक जो मल्टीपल ऑर्गन्स है ना उसकी जो फंक्शंस रहते हैं तो वो स्लो हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या मैनेजमेंट करना है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मिक्स एडिमा कोमा जो है ना दोस्तों, बेसिकली ये इमरजेंसी कंडीशन है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, ट्रीटमेंट मस्ट बी बिगन आफ्टर बायोकेमिकल कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस। ओके, फिर उसके बाद में लिवोथायरोक्साइन यूजुअली गिवन बाय आईवी रूट। ऑप्शन सी, रिवॉर्मिंग ऑफ द पेशेंट। ऑप्शन डी, कॉशियस यूज ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड। तो देखिए दोस्तों, मिक्स एडिमा कोमा मैंने कैसी कंडीशन बताया था आपको? इमरजेंसी कंडीशन बताया था। तो हम लोग जो बायोकेमिकल कंफर्मेशन के लिए वेट करना सही रहेगा क्या? नहीं, यहां पर तो पेशेंट की कंडीशन और वर्स हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ट्रीटमेंट मस्ट बी बिगन बायोकेमिकल कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस। ये नहीं कर सकते, हमें स्टैट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ओके, हमें क्या करना है? एकदम इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पेशेंट का एयरवे मैनेजमेंट करेंगे। ओके, क्या करेंगे? एयरवे मैनेजमेंट करेंगे। फिर उसके बाद में उसको थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिवोथायरोक्सिन यूजुअली गिवन बाय आईवी। तो यूजुअली लिवोथायरोक्सिन आईवी देते हैं तो, और उसका जो डोज रहता है ना दोस्तों 300 to 600 mg आईवी देना पड़ता है। ओके, लोडिंग डोज देना तो पड़ता है, सॉरी माइक्रोग्राम देना पड़ता है। 300 to 600 माइक्रोग्राम लोडिंग डोज देना पड़ता है। और उसके साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की भी थेरेपी देते हैं, जैसे कि इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्ट हो गया 100 mg TDS देना पड़ता है। फिर उसके बाद में पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी देना पड़ता है। सपोर्टिव थेरेपी में देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिवॉर्मिंग ऑफ द पेशेंट, मैंने यहाँ पर बोला था आपको, पेशेंट को क्या होता है? हाइपोथर्मिया होता है। हाइपोथर्मिया की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को रिवॉर्म करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों पेशेंट को हाइपोनाइट्रीमिया होता है, हाइपोग्लाइसेमिया भी होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंट्रावेनस फ्लूइड मैनेज करना पड़ेगा या फिर इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड का इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या था? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर डिटरमिनेंट ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी। ओके, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी का मेजर डिटरमिनेंट क्या है। ओके, तो देखिए दोस्तों, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी किसको बोल सकते हैं? डिफरेंट प्लाज्मा सोल्यूट्स को मेजर करने का मतलब ही क्या होता है? प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी होता है। तो उसके लिए मेजर डिटरमिनेंट क्या होगा? ऑप्शन ए, सीरम सोडियम। ऑप्शन बी, सीरम पोटेशियम। ऑप्शन सी, सीरम ब्लड ग्लूकोज। ऑप्शन डी, ब्लड यूरिया। तो देखिए दोस्तों, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के लिए मेजर डिटरमिनेंट की अगर बात करते हैं ना तो वो है सीरम सोडियम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन ऑकर्स इन। तो देखिए दोस्तों, एओर्टा में रिगर्जिटेशन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ऑप्शन बी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ऑप्शन बी, मार्फन सिंड्रोम। ऑप्शन डी, रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो देखिए, रूमेटाइड आर्थराइटिस का और हार्ट का कुछ संबंध नहीं है दोस्तों। रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या हो जाएगा? जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी तो आंसर होगा नहीं। फिर उसके बाद में यहां पर हमें मार्फन सिंड्रोम दिख रहा है। तो मार्फन सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली यहां पर
फिब्रिलिन 1 जीन होता है जो FBN1 जीन बोलते हैं, ओके, फिब्रिलिन 1 जीन होता है, उसका म्यूटेशन होता है, तो उसके म्यूटेशन का यहाँ पर हमें कुछ संबंध नहीं दिखता है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं रहेगा। स्पॉन्डिलाइसिस का भी यहाँ पर कुछ रोल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा फिर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन ए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो देखिए दोस्तों, जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता है ना वो दो टाइप का होता है, ओके, कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। एक होता है कंजेनाइटल, ओके, कौन सा होता है, कंजेनाइटल, और सेकंड होता है एक्वायर्ड, ओके, कौन सा होता है, एक्वायर्ड होता है। तो कंजेनाइटल में क्या क्या रह सकता है, देखिए जो बाइकस्पाइड आयोटिक वॉल डिफेक्ट जो रहता है ना वो मोस्ट कॉमन रहता है, ओके, कैसा रहता है, मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है, मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है, बाइकस्पाइड एओर्टिक वॉल डिफेक्ट, ओके, एओर्टिक वॉल डिफेक्ट की वजह से होता है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, कंजेनाइटल एओर्टिक रिगर्जिटेशन का। और एक्वायर्ड में क्या क्या हो सकता है, देखो दोस्तों, अगर पेशेंट को रूमेटिक फीवर हो जाता है, ओके, रूमेटिक फीवर हो जाता है, या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, या फिर कोलेजन एओर्टिक वॉल डिसीज हो जाता है, या फिर पोस्ट सर्जिकल कॉज, मतलब एक समझो हार्ट की सर्जरी हुई है और उसमें कुछ ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से भी एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकता है, या फिर पेशेंट को ट्रॉमा हो जाता है, ओके, क्या हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, तो ट्रॉमा की कंडीशन में भी एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकता है, एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या था, ऑप्शन ए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन कॉज फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी से क्या नहीं हो सकता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए मायोपैथी, ऑप्शन बी माइलोपैथी, ऑप्शन सी ऑप्टिक एट्रोफी, ऑप्शन डी पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस टाइप का ऑलरेडी क्वेश्चन कवर किया था क्लास 1 या फिर क्लास 2 में, ओके, तो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि विटामिन B12 में हमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को नहीं मिलती है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ 6 वीक ओल्ड इन्फेंट प्रेजेंट विथ रिकरेंट नॉन बिलियस वोमिटिंग, ओके। तो देखिए 6 वीक का ओल्ड इन्फेंट पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, नॉन बिलियस वोमिटिंग हो रही, लेकिन उसमें बाइल प्रेजेंट नहीं है, ओके, बाइल अब्सेंट है, विथ सम डिहाइड्रेशन, उसको साथ में क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन भी हुआ है, ओके। फिर उसके बाद में अ मास इज पाल्पेबल इन राइट अपर क्वाड्रेंट, ओके, तो राइट अपर क्वाड्रेंट में मास भी पाल्पेट हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो राइट अपर क्वाड्रेंट है, यहाँ पर मास कैसे हो रहा है, पाल्पेबल है। और जो उसके साथ में क्या है, ऑफ एब्डोमेन विथ विजिबल पेरिस्टाल्सिस, यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस कैसी है, विजिबल है। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सिम्टम्स प्रेजेंट है, स्पेशली विजिबल पेरिस्टाल्सिस, तो हमें विजिबल पेरिस्टाल्सिस जो है ना कंजेनाइटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में दिखाई देता है, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंटुससेप्शन नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी है कंजेनाइटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विजिबल पेरिस्टाल्सिस है, तो विजिबल पेरिस्टाल्सिस किस में रहता है, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में प्रेजेंट रहता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ 2-year-old प्रीवियसली हेल्दी चाइल्ड डेवलप्स एब्रप्ट ऑनसेट हाई ग्रेड फीवर, ओके। तो देखिए 2 साल का बच्चा था, ओके, पहले हेल्दी था, लेकिन उसको एब्रप्टली उसको क्या हुआ है, हाई ग्रेड फीवर हुआ है, सडनली हाई ग्रेड फीवर हुआ है, ओके। साथ ही में दोस्तों इसको क्या हुआ है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हुआ है एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हुआ है। ही हैज अ टॉक्सिक लुक एंड बिकम सीवियरली इल। तो देखिए उसका लुक भी एकदम टॉक्सिक हो चुका है और सीवियरली इल हुआ है विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे में वो सीवियरली इल हुआ है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली क्लिनिकल डायग्नोसिस, तो ये इसका क्या रीजन हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसका हम यहाँ पर ट्रायड देखते हैं, ओके, तो ट्रायड में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, हाई ग्रेड फीवर दिखाई दे रहा है, ओके। फिर उसके बाद में ड्रूलिंग दिखाई दे रहा है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा दिखाई दे रहा है, साथ ही में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये जो ट्रायड है ना दोस्तों, ये इपिग्लोटाइटिस का है, ओके, किसका है, इपिग्लोटाइटिस का ये ट्रायड दिखाई दे रहा है, ओके। तो इपिग्लोटाइटिस में सडनली ये हमें फीचर्स दिखाई देते हैं एक्यूट इपिग्लोटाइटिस में, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक्यूट टॉन्सिलोफैरिंजाइटिस नहीं,
ऑप्शन बी ट्रकियो इसोफेजियल फैस्टुला नहीं। फिर उसके बाद में ऑप्शन सी है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन सी में एक्यूट एपिग्लोटाइटिस दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। ओके, तो देखिए दोस्तों जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है ना, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है ना वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ 6-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद ओलिगोयूरिया। ओके, उसको क्या हुआ है? ओलिगोयूरिया हुआ है, साथ में हीमेचूरिया है और पफिनेस ऑफ द फेस है। ही हैज अ कन्वर्जन एंड ब्लड प्रेशर इज फाउंड टू बी 200/100 mmHg। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो बीपी है, बीपी क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद में उसको कन्वर्जन भी प्रेजेंट है, ओलिगोयूरिया भी है और हीमेचूरिया भी है। ओके, फिर लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, तो लेबोरेटरी टेस्ट में उसका हीमोग्लोबिन हमें 12 ग्राम पर DL दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में TLC। ओके, तो TLC मतलब WBC का काउंट, तो WBC का काउंट कितना है? 7200 क्यूबिक मिलीमीटर है। ओके, फिर उसके बाद में मतलब WBC यहाँ पर नॉर्मल दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में प्लेटलेट काउंट, तो प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल दिखाई दे रहा है, 3.1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्लड यूरिया किया गया था, तो ब्लड यूरिया जो है ना यहाँ पर 80 mg/dl दिखाई दे रहा है। लेकिन नॉर्मली अगर ब्लड यूरिया देखते हैं, यहाँ पर कितने ईयर्स का चाइल्ड है? 6 ईयर का चाइल्ड है। ओके, तो 6 ईयर में अगर यूरिया का लेवल जो देखते हैं ना, तो वो होता है दोस्तों 5 to 20 mg/dl होता है। लेकिन यहाँ पर हमें यूरिया एकदम मैसिवली बड़ा हुआ दिख रहा है। ओके, फिर उसके बाद में सीरम क्रिएटिनिन। ओके, तो सीरम क्रिएटिनिन कितना है? 1.1 mg/dl है। देखिए बच्चा कितने साल का है? 6 ईयर्स का है। अगर 6 ईयर के चाइल्ड में हम लोग क्रिएटिनिन का लेवल देखते हैं तो नॉर्मल क्रिएटिनिन का लेवल 0.3 to 0.7 mg/dl होता है। लेकिन यहाँ पर कितना हुआ है? 1.1 mg/dl हुआ है। यहाँ पर भी जो क्रिएटिनिन का लेवल जो है बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो सकती है बच्चे को, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बीपी भी बढ़ा है और उसके साथ में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा है। मतलब बेसिकली क्या हुआ है? यहाँ पर किडनीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ओके, क्या हुआ है? किडनीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो हमें ये 2 फैक्टर को लेके ही हमें ऑप्शन को कंसीडर करना होगा। ओके, तो ऑप्शन ए हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ओके, यहाँ पर हीमोलाइसिस नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इतने मेजर चेंजेस नहीं रहते, जैसे किडनी पे इतना चेंजेस नहीं होता है दोस्तों। ये जो यहाँ पर सीरम क्रिएटिनिन और सीरम ब्लड यूरिया जो इंक्रीज हुआ है ना, तो इतना मेजर चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में है ऑप्शन सी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या बोला था? किडनी इन्वॉल्व थी, मतलब एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर उसके बाद में हाइपरटेंसिव एन्सेफेलाइटिस। तो देखिए यहाँ पर बीपी कितना हुआ था? 200/100 mmHg हुआ था। तो मतलब ये रिलेवेंट लग रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ 2-year-old चाइल्ड विद एक्यूट वाटरी डायरिया। ओके, तो 2 साल का एक बच्चा है जिसको एक्यूट वाटरी डायरिया हुआ है, विथ उसको क्या हुआ है? सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है, प्रेजेंट टू द इमरजेंसी। तो उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे लेके आए हैं उसको। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम लोग कौन सी इनिशियल ट्रीटमेंट देंगे, यही हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसी सीवियर डिहाइड्रेशन का पेशेंट है और वाटरी डायरिया है, तो उसको हम लोग रिंगर लैक्टेट ऑलवेज देते हैं दोस्तों। ओके, तो रिंगर लैक्टेट कौन से क्वेश्चन ऑप्शन में दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर डोज का भी ये है पॉइंट है। ओके, तो हम लोग इसको रिंगर लैक्टेट 30 ml/kg फॉर 30 मिनट्स देना होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ डायग्नोसिस ऑफ स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज मेड इन अ 5-year-old मेल चाइल्ड। ओके, तो देखिए दोस्तों 5-year-old मेल चाइल्ड है जिसको क्या हुआ है? स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोज हुआ है। ओके, तो 5-year-old चाइल्ड को स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है। फिर उसके बाद में क्या बोला है? एंड ही इज इनिशिएटेड ऑन ड्रग्स। तो उसको ड्रग थेरेपी स्टार्ट किए है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला है? आफ्टर 6 वीक, उसके 6 वीक बाद
मतलब जो थेरेपी स्टार्ट किए थे उसके 6 वीक बाद ही डेवलप्स नोजिया, वोमिटिंग, न्यूट्रोपेनिया एंड ग्रॉस हिमेचुरिया। ओके, तो न्यूट्रोपेनिया भी हो रहा है, ग्रॉस हिमेचुरिया भी हो रहा है, और 6 वीक बाद उसको नोसिया, वोमिटिंग, न्यूट्रोपेनिया और ग्रॉस हिमेचुरिया हो रहा है। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली ड्रग यूज, तो कौन सा ड्रग इसमें यूज हुआ होगा जिसकी वजह से उसको नोशिया, वोमिटिंग, न्यूट्रोपेनिया, ग्रॉस हिमेचुरिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है साइक्लोफॉस्फेमाइड, ऑप्शन बी लिवेमिसोल, ऑप्शन सी साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन डी प्रेडनिसोलोन। तो देखिए दोस्तों, ये जो साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है ना, ये एंटी कैंसरस ड्रग है। ओके, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है। तो बेसिकली ये जो स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट रहते हैं ना, इसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं एज अ अल्टरनेटिव थेरेपी। ओके, एज अ अल्टरनेटिव थेरेपी इसको हम लोग प्रीफर करते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड का। फिर उसके बाद में लिवेमेसोल जो है ना दोस्तों, ये एंटी हेलमिंथिक ड्रग है, तो इसका तो कुछ रोल नहीं रहेगा। फिर ये साइक्लोस्पोरिन का भी कुछ रोल नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में प्रेडनिसोलोन ये क्या है, स्टेरॉइड है, लेकिन जैसे ही पेशेंट को अगर स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोज हुआ है ना, तो ऐसे पेशेंट में डायरेक्टली प्रेडनिसोलोन जैसे ड्रग, मतलब जो स्टेरॉइड जो होते हैं ना, वो हम लोग देते नहीं है। ओके, प्रेडनिसोलोन जैसे ड्रग, मतलब जो स्टेरॉइड जो ड्रग्स रहते हैं वो देते नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी यूज करके देखते हैं कौन सी। फिर अल्टरनेटिव थेरेपी में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, साइक्लोफॉस्फेमाइड यूज करना पड़ेगा। ओके, तो साइक्लोफॉस्फेमाइड के यूज की वजह से 6 वीक बाद नोसिया, वोमिटिंग, न्यूट्रोपेनिया और ग्रॉस हिमेचुरिया जैसे सिम्टम्स है वो पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ओके, तो डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हुआ है, डिस्टल RTA हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिए हैं ये हमें कंपेयर करना है या फिर कंसिडर करना है। तो इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो पहला सेंटेंस है ब्लड बायोकेमिस्ट्री रिवील्स नॉर्मल अनायन गैप। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बोला था कि नॉर्मल अनायन गैप प्रेजेंट रहता है, तो सेंटेंस 1 करेक्ट रहेगा। फिर सेकेंड सेंटेंस है देयर इज अ डिफेक्ट सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द डिस्टल ट्यूबुल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिस्टल ट्यूबुल रीनल एसिडोसिस हुआ है, तो यहाँ पर डिफेक्टिव सिक्रेशन रहेगा हाइड्रोजन आयन का, बरोबर है। फिर उसके बाद में देयर में भी एसोसिएटेड मसल वीकनेस एंड रिकेट्स। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बच्चों में रिकेट्स हो सकता है। ओके, डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में, तो थर्ड सेंटेंस भी करेक्ट है। फिर उसके बाद में चिल्ड्रन में प्रेजेंट विथ पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। तो देखिए यहाँ पर डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हुआ है, तो इसमें पॉलीयूरिया तो रहता ही है। ओके, रहता ही है, और साथ ही में उसको पॉलीडिप्सिया भी हो सकता है। तो चारों भी सेंटेंस करेक्ट है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए only 1, option B 1, 2, 1 and 3 only, option C 2 and 4, option D 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अ 1 year old मेल चाइल्ड प्रेजेंट विथ पुअर यूरिनरी स्ट्रीम। ओके, तो देखिए जो 1 year old चाइल्ड है उसको पुअर यूरिनरी स्ट्रीम है, उसकी जो यूरिन की जो स्ट्रीम है वो कैसी है, पुअर है। एंड ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन सिंस बर्थ। तो देखिए जैसे ही बच्चा पैदा हुआ था तब से उसको कैसे यूरिन जो है वो एकदम फुल फ्लो में नहीं आती, वो ड्रिबलिंग होती रहती है, बीच बीच में रुकते ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसकी यूरिन होती है। ओके, अ मास इज पाल्पेबल जस्ट अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस अगर उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर एक मास प्रेजेंट है। ओके, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो सकता है इसमें, तो ऑप्शन ए ट्यूमर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी पोस्टेरियर यूरेथ्रल वॉल, ऑप्शन सी यूटेरोसिल, ऑप्शन बी न्यूरोब्लास्टोमा। तो देखिए दोस्तों, ये जो सारे सिम्टम्स जो है ना, ये मतलब पूरी यूरिनरी स्ट्रीम या फिर ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ये पोस्टेरियर यूरेथ्रल वॉल में दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पोस्टेरियर यूरेथ्रल वॉल। ओके, तो ये पोस्टेरियर यूरेथ्रल वॉल को ही हम लोग कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्टिंग पोस्टेरियर यूरेथ्रल मेम्ब्रेन पे बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्टिंग पोस्टेरियर यूरेथ्रल मेम्ब्रेन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अ 4 year old चाइल्ड प्रेजेंट विथ रैश ऑन लोअर लिम्स। ओके, तो 4 साल का एक बच्चा है, उसको क्या है, लोअर लिम्स पे रैशेस प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में साथ ही में उसको
आर्थराइटिस भी है एंड एब्डोमिनल पेन भी है। यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं तो इट रिवील्स माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया, उसको हिमेचुरिया भी प्रेजेंट है। तो मोस्ट कॉमन लाइकली डायग्नोसिस इज, तो देखिए दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखे थे पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में देखे थे, जिसमें मैंने बताया था कि लोअर लिम्ब पे, स्पेशली लोअर लिम्ब पे अगर रैशेस प्रेजेंट है तो वो किस में प्रेजेंट रह सकता है। तो वो ऑलरेडी मैंने बताया था, HSP नाम बोला था। ओके, HSP में स्पेशली लोअर लिम्ब पे रैशेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए थ्रोम्बोएस्थेनिया, ऑप्शन बी इडियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, ऑप्शन बी सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस, ऑप्शन डी हेनोक्सोलिन पुरपुरा। तो देखिए दोस्तों, थ्रोम्बोएस्थेनिया मतलब क्या होता है, वीक प्लेटलेट की वजह से ये सभी सिम्टम्स दिखा ही देंगे, इसके कुछ मतलब अपन ये नहीं, अश्योरिटी नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा, तो ये तो ऑल ओवर बॉडी पे रहता है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, इसको SLE बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, SLE में हमें क्या दिखाई देता है, बटरफ्लाई रैश दिखाई देता है। ओके, मतलब पर्टिकुलरली कौन से पार्ट पे रहेगा, फेस पे रहेगा। ओके, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट रहेगा। तो यहां पर क्या बोला गया था, रैश ऑन लोअर लिम्ब। तो रैश ऑन लोअर लिम्ब कहां पे प्रेजेंट रहता है, HSP, मतलब क्या होता है, हेनोक्सोलिन पुरपुरा। ओके, किस में प्रेजेंट रहेगा, ऑप्शन डी में, मतलब हेनोक्सोलिन पुरपुरा में लोअर लिम्ब पे रैश प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग माइलस्टोन कैन बी अचीव्ड बाय 12th month ओल्ड इन्फेंट एक्सेप्ट। ओके, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऐसा कौन सा माइलस्टोन रहेगा जो हमें 12वें महीने में दिखाई नहीं देता है। ओके, तो वेव बाय बाय ये तो 9वें 10वें महीने में जनरली हो जाता है, मतलब 12वें महीने में प्रेजेंट रहेगा। फिर उसके बाद में स्पीक मामा बाबा दादा, तो ये वर्ड जो है ना दोस्तों 9वें या फिर 10वें महीने में भी दिखाई देता है, मतलब ऑलरेडी मतलब 12वें महीने में, तो मतलब 9वें 10वें महीने में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 12वें महीने में भी वो प्रेजेंट रहेगा। फिर उसके बाद में है मेक अ टावर ऑफ 6 ब्लॉक्स। फिर उसके बाद में स्टैंड विदाउट सपोर्ट, तो स्टैंड विदाउट सपोर्ट जो रहता है दोस्तों, ये 9 to 10 मंथ में प्रेजेंट रहता है। ओके, 9 to 10 मंथ में प्रेजेंट रहता है, मतलब 12वें महीने में भी प्रेजेंट रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेक अ टावर ऑफ 6 ब्लॉक। तो बेसिकली जो 6 ब्लॉक का जो टावर रहता है ना, वो बच्चा 2 साल में कंप्लीट करता है। ओके, कितने साल में, 2 साल में बना सकता है, 12वें महीने में नहीं कर सकता। 12 के डबल मतलब 2 साल हो जाएगा। और समझो अगर क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया रहता कि 9 ब्लॉक्स का टावर कब बनाता है, तो 9 ब्लॉक्स का जो टावर रहे ना दोस्तों, ये 3 साल में बच्चा बना सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अ 50 hour old full term breast fed newborn boy weighing 3100 ग्राम प्रेजेंट विद जॉन्डिस। ओके, तो देखिए दोस्तों, बच्चा पैदा होके, मतलब जो न्यूबॉर्न है उसको पैदा होके कितने आवर्स कंप्लीट हुए हैं, सिर्फ 50 आवर्स कंप्लीट हुए, मतलब 2 दिन कंप्लीट हुए, ऐसे समझ के चलिए। ओके, फिर उसके बाद में बच्चा कैसा था, फुल टर्म बेबी था, और उसमें न्यूबॉर्न को क्या कर रहे, ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टार्ट है। ओके, तो बेसिकली जो कंडीशंस है वो सभी नॉर्मल दिखाई दे रही है। यहाँ पर उसका जो बर्थ वेट भी है वो भी क्या है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत उसको क्या है, जॉन्डिस है। फिजिकल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल है, उसकी जितनी कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं वो सभी कुछ नॉर्मल है। द टोटल सीरम बिलीरुबिन इज 11 ग्राम पर डेसीलीटर है। ओके, तो जो बिलीरुबिन जो है ना वो कितना है, 11 ग्राम पर डेसीलीटर। तो बेसिकली जो फुल टर्म बेबी जो होते हैं, ओके, फुल टर्म बेबी जो है और फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं ना, उसमें जो अगर बिलीरुबिन का लेवल असेस करते हैं तो उसमें नॉर्मली 5 to 6 mg पर DL दिखाई देता है, लेकिन ये इस कंडीशन में थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, मतलब उसको क्या हुआ है, बेसिकली जॉन्डिस हुआ है। ओके, फिर उसके बाद में विथ अ डायरेक्ट बिलीरुबिन ऑफ 0.4 mg पर DL, तो उसका अगर डायरेक्ट बिलीरुबिन करते हैं तो वो कितना है, 0.4 है। तो न्यूबॉर्न जो फुल टर्म न्यूबॉर्न होता है ना, उसका अगर डायरेक्ट बिलीरुबिन करते हैं तो नॉर्मली हमें 0.3 to 1.0 mg पर DL दिखाई देता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बिलीरुबिन क्या है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है। द करेक्ट ट्रीटमेंट वुड बी 2। तो देखिए इस ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड एंड रिव्यू आफ्टर 48 ईयर्स, स्टॉप ब्रेस्ट फीड एंड रिव्यू आफ्टर 24 ईयर्स। ऑप्शन सी, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड एंड स्टार्ट ब्लू लाइट फोटोथेरेपी। ऑप्शन डी, अरेंज फॉर डबल वॉल्यूम
वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो देखिए दोस्तों एकदम सीवियरली उसका जो बिलीरुबिन है बड़ा नहीं हुआ है। ओके, तो हम लोग ये मतलब क्या एक्सचेंज नहीं करेंगे, उसका ब्लड वॉल्यूम एक्सचेंज नहीं करेंगे, या फिर उसको फोटोथेरेपी की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर 25-30 अगर उसका बिलीरुबिन रहता है, ओके 20-25-30 अगर रहता था, तो वैसी सिचुएशन में हम लोग उसको क्या कर सकते थे, लाइट फोटोथेरेपी दे सकते थे। पेशेंट बच्चे को हम लोग ब्रेस्ट फीड थेरेपी भी स्टॉप नहीं कर सकते, उसको ब्रेस्ट फीड स्टॉप नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जूस का जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर से 48 आवर्स बाद उसको रिव्यू करेंगे पेशेंट को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो और हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर विटामिन की एक पेयर दी गई है, उसके साथ में पेयर में क्या बोला है, उसकी जो डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिसीज हो सकता है, ये हमें क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में दिया गया है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विटामिन B6। ओके, तो विटामिन B6 की वजह से बेरी बेरी होता है क्या, नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। हमें यह क्या फाइंड आउट करना है, नॉट करेक्टली मैच फाइंड आउट करना है। तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से हमें सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से, सीबोरिक डर्मेटाइटिस। विटामिन B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन बोलते हैं और पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। लेकिन इसकी पेयर में क्या बोला गया था, बेरी बेरी बोला गया था। ओके, तो बेरी बेरी जो है ना बेसिकली दोस्तों ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, मतलब थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी होता है। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर विटामिन B3 बोला है। विटामिन B3 मतलब नाइसिनामाइड या फिर नाइसिन भी बोल सकते हैं। ओके, तो नाइसिन की डेफिशिएंसी से हमें पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा के अगर फीचर्स देखते हैं ना दोस्तों, उसमें 4D दिखाई देता है। तो 4D में क्या क्या रहता है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। फिर उसके बाद में विटामिन B12, तो विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है ना, विटामिन B12 को बेसिकली हम लोग साइनोकोबैलामाइन बोलते हैं। ओके, तो साइनोकोबैलामाइन में की वजह साइनोकोबैलामाइन डेफिशिएंसी की वजह से सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेटिव ऑफ कॉर्ड भी दिखाई दे सकता है, या फिर पर्निशियस एनीमिया भी होता है। ओके, क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया भी होता है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर विटामिन B5 लिखा गया है। विटामिन B5 मतलब क्या होता है, पेंटाथोनिक एसिड। तो अगर पेंटाथोनिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो उसमें पैरेस्थेशिया हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, पैरेस्थेशिया। मतलब पैरेस्थेशिया में बेसिकली बर्निंग फीट सिंड्रोम बोलते हैं उसको। ओके, तो जो फीट्स रहते हैं वो बर्निंग फील होता है उसको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके साथ में दोस्तों हम लोग विटामिन B2 को अगर देखते हैं, तो विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लोविन बोलते हैं। तो राइबोफ्लोविन की डेफिशिएंसी से अर्बोफ्लेविनोसिस होता है। ओके, अर्बोफ्लेविनोसिस, तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, चिलोसिस रहता है। ओके, या फिर एंगुलर चिलाइटिस भी रहता है। ओके, फिर उसके बाद में है विटामिन B7 दोस्तों। ओके, तो विटामिन B7 को ही हम लोग बायोटिन बोलते हैं। ओके, क्या होता है, क्या बोलते हैं, बायोटिन। बायोटिन को ही हम लोग विटामिन H भी बोल सकते हैं। ओके, विटामिन B7 जो होता है उसको बायोटिन बोलते हैं, या फिर विटामिन H भी बोल सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में है विटामिन B9। विटामिन B9 को हम लोग फॉलेट या फिर फॉलिक एसिड बोलते हैं। ओके, तो फॉलिक एसिड की वजह से क्या होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया बेसिकली जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह जो होता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, वो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या था, ऑप्शन ए विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मैच लीस्ट वन विथ लीस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक लिस्ट 1 दी गई है और यहाँ पर सेकंड लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1 में बेसिकली हमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन सिंड्रोम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में क्या दिया गया है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। तो देखिए कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन सिंड्रोम की वजह से कौन से कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो लिस्ट 1 में ए में क्या, लिस्ट 1 में पहला क्या दिया गया है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो देखिए दोस्तों फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जो है ना, इसमें हमें VSD मतलब क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दिखाई दे सकता है। तो हमें यहाँ पर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, बाइकस्पॉइड, आर्टिक वाल, एंडोकार्डियल, फिर पल्मोनरी या फिर वेंट्रिकुलर। तो देखिए ए के लिए क्या कोड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है
टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में दोस्तों बेसिकली हमें बाइकस्पाइड आयोटिक वॉल दिखाई देता है। तो बाइकस्पाइड आयोटिक वॉल हमें पहले नंबर पे ही दिखाई दे रहा है, तो बी के लिए 1 कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद में डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में हमें बेसिकली एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट दिखाई देता है। ओके, तो हमें सेकंड सेंटेंस में एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में बेसिकली क्या रहेगा, फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस रहेगा। ओके, क्या रहेगा, बेसिक पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो कोड क्या हो गया, 4123। ओके, 4123 कोड हो गया। तो 4123 हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर फिर से 3 दिखाई दे रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद में 1 है क्या, नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अ 12 month old बेबी बॉय वेट्स 4.5 kg। ओके, तो 12 महीने का एक बेबी है, मतलब 1 ईयर का एक बेबी है जिसका वेट कितना है, 4.5 kg है। ओके, एंड मेजर 60 सेंटीमीटर। ओके, तो 60 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। ही हैज मार्क लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। तो सबक्यूटेनियस फैट का उसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, एंड हैज नो एडिमा, लेकिन एडिमा प्रेजेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, सबक्यूटेनियस फैट का लॉस हुआ है लेकिन एडिमा प्रेजेंट नहीं है। तो व्हाट फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डज द बेबी हैव। तो कौन सी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए ग्रेड 3 प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी ग्रेड 4 प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन विथ के, ऑप्शन सी है मैरास्मिक क्वाशियोर्कर, ऑप्शन डी मैरास्मस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कट हमें आंसर मिल गया है, ऑप्शन डी मैरास्मस। तो मैरास्मस में बेसिकली सबक्यूटेनियस फैट लॉस रहता है पेशेंट में, बच्चे में। ओके, और साथ ही में उसको एडिमा एब्सेंट रहता है। ओके, एडिमा क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, और सबक्यूटेनियस फैट लॉस हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मैरास्मस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए यहाँ पर कुछ सिंड्रोम्स दिए गए हैं, जेनेटिक सिंड्रोम्स दिए गए हैं, और उसके जो जेनेटिक डिफेक्ट क्या रहता है वो हमें मतलब उसके पेयर में दिया गया है। तो देखिए पहला क्या है, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम विथ एक्स क्रोमोसोम रहता है क्या, हाँ, एक सिंगल क्रोमोसोम रहता है। ओके, सिंगल क्रोमोसोम रहता है, तो ये करेक्ट है। फिर उसके बाद में डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम को हम लोग ट्राइजोमी 21 बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी 21 बोलते हैं। तो जो 21 नंबर का जो ये जो रहता है वो एक्स्ट्रा रहता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में 47XY है, प्लस उसके साथ में जो ये क्या था, ये जो ट्राइजोमी 21 नंबर का जो क्रोमोसोम था वो एक्स्ट्रा है। ओके, फिर उसके बाद में क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें 47 क्रोमोसोम रहते हैं, और पैटर्न क्या रहता है, XXY पैटर्न रहता है। तो ये भी करेक्ट हो गया, तीनों भी करेक्ट हो गए। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्फन सिंड्रोम। तो मार्फन सिंड्रोम में बेसिकली 47XXY या फिर 47XYY ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था, जो फिब्रिलिन 1 नाम का जीन होता है। ओके, FBN1 जीन जो होता है, ओके, फिब्रिलिन 1 जीन का डिफेक्ट होता है। बेसिकली जो 15th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, ओके, 15th नंबर के जो क्रोमोसोम में जो FBN नाम का जो जीन रहता है वो म्यूटेट हो जाता है। ओके, उसका म्यूटेशन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग हीमोफीलिया। ओके, तो देखिए हमें हीमोफीलिया का क्या करना है, स्क्रीनिंग करना है। तो उसके लिए मोस्ट रिलायबल टेस्ट क्या रहेगी, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन बी क्लॉटिंग टाइम, ऑप्शन सी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ऑप्शन डी क्लॉट रिट्रैक्शन। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो अगर हमें हीमोफीलिया की स्क्रीनिंग करना है तो हम लोग उसमें APTT करते हैं। ओके, क्या करते हैं, APTT करते हैं। APTT मतलब क्या होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो देखिए हमें ऑप्शन 3 में दिख रहा है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT बढ़ जाता है। तो बेसिकली जो APTT जो रहता है ना, वो 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है हीमोफीलिया में। ओके, क्यों करते हैं, रिलायबल क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें हमें क्या दिखाई देता है,
जो एपीटीटी जो रहता है वो नॉर्मल से 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा हुआ दिखाई देता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अ चाइल्ड विथ पोलियोमाइलाइटिस इन एक्यूट फेज। ओके, तो एक्यूट फेज में एक चाइल्ड है जिसको क्या हुआ है? पोलियोमाइलाइटिस हुआ है, और कौन सी फेज में? एक्यूट फेज में है। कैन हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो उसमें कौन सा सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पोलियोमाइलाइटिस जो होता है ना, ये ओरोफिकल रूट से क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। ओके, कैसे होता है? ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिट होता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो पोलियो वायरस जो होता है ना, ये बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटेरियर हॉर्न एरिया जो होता है, ओके, एंटेरियर हॉर्न एरिया जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसको क्या करता है? ये अफेक्ट करता है। ओके, अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एंटेरियर हॉर्न सेल्स जो रहती है वो डेड हो जाती है। ओके, तो डेड होने की वजह से जो बेसिकली जो पेशेंट की जो लिम्स होते हैं, या फिर जो अपर लिम्स या फिर लोअर लिम्स को अफेक्ट कर लेता है। ओके, तो मतलब जो एक्सट्रीमिटीज रहती है वो क्या रहेगी? अफेक्ट रहेगी। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है? पेनफुल अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। हाँ दोस्तों, अगर एक्यूट फेज है ना तो उसमें पेन प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद में सेंसरी लॉस। तो देखिए दोस्तों, अगर पोलियोमाइलाइटिस का पेशेंट है, पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज जो रहेंगी उसमें हाइपोटोनिया रहेगा, मतलब जो मसल टोन जो रहेगी वो डिक्रीज रहेगी। मसल टोन डिक्रीज होने की वजह से क्या रहेगा? वो बॉडी जो एक्सट्रीमिटीज है वो ठीक से मूव नहीं कर पाएगा। ओके, तो हाइपोटोनिया प्रेजेंट रहेगा, लेकिन उसमें सेंसरी लॉस नहीं रहता दोस्तों, सेंसेशन प्रेजेंट रहता है। भला ही उसको हाइपोटोनिया रहता है, उसकी जो मसल टोन रहती है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन सेंसरी लॉस नहीं रहता, और इवन जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो रहते हैं वो मतलब डिप्रेस हो जाते हैं उसमें। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी, सेंसरी लॉस। तो सेंसरी लॉस प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, उसमें सेंसेशन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज मोस्ट स्पेसिफिक इन चिल्ड्रन विद सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस। तो देखिए दोस्तों, एसएलई का पेशेंट है, तो एसएलई के पेशेंट में कौन से एंटीबॉडीज जो है वो स्पेसिफिकली प्रेजेंट रहते हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन दे एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, नहीं। ऑप्शन बी एंटी मायो पेरोक्साइडेज एंटीबॉडी, ये भी प्रेजेंट नहीं रहता है दोस्तों, ये भी मतलब स्पेसिफिक नहीं है। फिर एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज, तो ये मोस्ट स्पेसिफिक रहता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर पहली लिस्ट दी गई है जिसमें वैक्सीन के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में क्या दिया गया है? ये कौन से टाइप की वैक्सीन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऑप्शन ए, पहला क्या है? ए में क्या दिया गया है? हिपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो देखिए दोस्तों, ये हिपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ना, इसको हम लोग सब यूनिट वैक्सीन बोल सकते हैं। तो हमें ऑप्शन में सब यूनिट वैक्सीन कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर सेकंड नंबर पे सब यूनिट वैक्सीन दिखाई दे रहा है। ओके, तो ए के लिए कितना क्या कोड हो जाएगा? 2 कोड हो जाएगा। फिर इसके बाद में है डिप्थेरिया वैक्सीन। ओके, तो डिप्थेरिया वैक्सीन जो है ना, ये हम लोग DT बोलते हैं। ओके, DT या फिर TT ऐसे नाम यूज करते हैं। डिप्थेरिया टॉक्साइड होता है या फिर टीटेनस टॉक्साइड होता है। तो टॉक्साइड हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन यहाँ पर थर्ड नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो बी के लिए कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है ना, ये पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। और मीजल्स वैक्सीन जो है ना दोस्तों, ये है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा? 1। तो हमें क्या कोड क्या मिला है? 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? तो देखिए ऑप्शन 1 में 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नहीं, ये नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में 2 दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद में 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन की अगर बात करते हैं, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात करते हैं, तो उसमें क्या आता है? जो ओरल पोलियो वैक्सीन आती है, फिर उसके बाद में येलो फीवर की वैक्सीन हो गई, मीजल्स की वैक्सीन हो गई, मम्स की वैक्सीन हो गई, या फिर रूबेला वैक्सीन हो गई, या फिर टाइफाइड वेरिसेला वैक्सीन हो गई। ओके, या फिर रोटा वायरस वैक्सीन हो गई, या फिर कॉलेरा वैक्सीन हो गई। ये सब
किसके अंडर में आते हैं, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर में आते हैं। और कील्ड की अगर बात करते हैं, कील्ड वैक्सीन की बात करते हैं ना, तो देखिए दोस्तों उसमें जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन हो गई या फिर जो साल्क वैक्सीन हो गई, पोलियो में देते हैं। देखिए पोलियो में 2 टाइप की वैक्सीन आती है, एक होती है सैबिन आती है और एक क्या आती है, साल्क। जो साल्क जो होती है वो क्या रहती है, कील्ड वैक्सीन रहती है, और सैबिन जो रहती है ये लाइव वैक्सीन रहती है। ओके, फिर जो हिपेटाइटिस ए वैक्सीन हो गई, ओके, हिपेटाइटिस ए वैक्सीन भी कील्ड वैक्सीन के अंडर में ही आती है। इवन जो रेबीज वैक्सीन आती है, रेबीज की भी वैक्सीन कैसी रहती है, कील्ड वैक्सीन रहती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या था, क्वेश्चन ऑप्शन बी था। ओके, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में टोटल हमने इस प्रकार से 25 क्वेश्चंस कवर किए थे। इसके पहले हमारा पार्ट 1 भी कंप्लीट हो चुका था, पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ है। पार्ट 3 में, क्लास 3 में हमने टोटल कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं, 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो। साथ ही में दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, तो आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ में या फिर नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।